ठीक है। आप लोगों ने कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखे? GS1 के भी हो गए, GS2, GS3, GS4, चारों के पेपर देखे आप लोगों ने? GS1 का पेपर देखा मेंस का? किसने किसने देखा यूपीएससी का मेंस जो हुआ पेपर? GS3 भी देखा होगा तुमने प्रीति? WTO वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना? देखा नहीं? GS3 का देखना, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने लिखने को दिया था ना वो बात कि कौन कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो लिख के ले आना, उसको पढ़ के लाना इंडिया के। ये बात मैंने बोली थी, वो हमारे से प्रीति ने कुछ लिखा था उस पे। तुमने लिखे थे ना कुछ विवाद, याद है ना? तुमने कुछ एक्चुअली में डिस्प्यूट लिख के लाए थे WTO के, इंडिया के क्या डिस्प्यूट हैं, कि मैंने क्लास में दिया था लिखने को। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं सभी में। और GS3 के पेपर जिसने देखे होंगे उसमें देखे होंगे, अभी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट में बात कर रहा हूँ। GS3 में और जो पार्ट है वो हमने नहीं लिया हुआ क्लास उसकी। बाकी जो क्लासेस ली हैं तो वो टॉपिक आपको पढ़ाए गए और समझाए गए हैं डे टू डे लाइफ में। GS3 में ज्यादातर क्वेश्चन कृषि के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वितरण वाला क्वेश्चन तो मैंने लिखने को ही दिया था तुम लोगों को, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन था। बस अप्लाइड फॉर्म और क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ा चेंज होती है, लेकिन अगर आपके कंटेंट तैयार हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। महिला पे एस्से जिसने वो दोनों टॉपिक पे लिखे होंगे, उस दिन एस्से भी आप लोगों ने देखा ही, पूछे गए हैं डायरेक्ट। हमने कहा मेल फीमेल दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझो, दोनों एक दूसरे के बारे में जानो। अगर जो भी जस्ट एस्से के पहले वो चीजों पे वर्क किया होगा वो एस्से बहुत अच्छा लिख के आएगा ना। GS1 में लगभग 6-7 क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्किल्स के बारे में पूछा है। GST वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा है। पॉलिटिकल पार्ट ये है, जैसे जो आर्टिकल हमने बताया वो लिखो, फाइनेंशियल काउंसिल लिखो, कौन सा अमेंडमेंट हुआ वो लिखो, वन नेशन वन टैक्स का कैसे संकल्पना हुई वो लिखोगे, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कैसे रिलेट करोगे वो लिख दो। ई-वे बिल हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, और लोगों को सर्विसेज नीचे तक पहुंच गई। आपके पास डाटा है, आपको अरेंज करना है, आपको समझ है उस टॉपिक की, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ लिया और एक दिन में वो जाके क्वेश्चन लिखाएंगे। आपको जब डे टू डे आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता लग रहा होगा, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सारे और टॉपिक हमारे पढ़े हुए आ रहे हैं और क्लास में डिस्कस्ड हैं। इवन ज्यादातर इवन सोशल इश्यूज भी, इवन GS4 का पेपर देखो एथिक्स वाला, मैं रोज कारपोरेट गवर्नेंस, करप्शन, इन सब पे रोज लेक्चर देता हूं आए दिन अधिकतर। देखो GS4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, मॉरल एथिकल वैल्यूज पे, आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे, इंट्रोस्पेक्शन पे, इन सब पे क्वेश्चंस है ना। कारपोरेट गवर्नेंस की जो मैं रोज बात करता हूं होना चाहिए, वो उस पे क्वेश्चन है ना। अब ठीक है, एथिक्स मुझे नहीं पढ़ाना है तो एथिक्स पे मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन मैंने आपको उसका एप्लीकेशन बताया है, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, वो कैसे वो वर्क करेगा। ऑलवेज कहा ना कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, जब मैं बता रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था। तो जब भी क्लास में आप लोग अटेंटिव रहेंगे तो इसका इनपुट आपको मिलेगा, इसका प्रॉफिट आपको होगा आगे चल के। बट अटेंटिव रहिए और फोकस्ड रहिए, जो क्लास में काम दिया जा रहा है उसको करिए। या कोइंसिडेंस कहिए या लक कहिए, ज्यादातर चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की पिछले 10-15 दिनों में, उन सब टॉपिक से काफी क्वेश्चंस हैं।
गरीबी बेरोजगारी को लिंक कराया है, एम्प्लॉयमेंट को लिंक कराया है, तो क्या आप लोग लिंक नहीं कर पाते? स्किल डेवलपमेंट से चीजें, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं ना, पूरा लिंकेजेस मेक करवा दिया है। तो आपके पास सारी गवर्नमेंट की स्कीमें आपको पता थी, आप गवर्नमेंट स्कीम लिखते, सीरीज वाइज एरो डायग्राम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाते, तो ऑब्वियस सी बात आपको नंबर मिल जाते अच्छे। एक 101 वाला जो अमेंडमेंट था उसका प्रॉज कॉन्स मैंने बोला ही था, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ही लिखा था, चरण जी ने, बाकी लोगों ने तो लिखा भी नहीं था, बाद में पता नहीं लिखा कि नहीं, लिख लिया था। तो वो लिखने के बाद तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा पहले क्या क्वेश्चन था, लाइन क्या है 101 अमेंडमेंट की, पेपर खोलो GS2 में क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन की वर्डिंग समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको जो पता वही नहीं लिखना, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो लिखना है आपको। और इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिंक करना है ना, समावेशी विकास से। इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप लोगों को पता ही था, सबको समान अवसर मिले, तो वो टैक्स सिस्टम में कैसे मिलेगा समान अवसर? वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, उसकी लाइन थी ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब उसमें पॉलिटी अगर 101 अमेंडमेंट लिखना है तो 101 अमेंडमेंट के पहले फीचर्स लिखोगे, उसके बाद उसने पूछा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में आप बताओगे ना जीएसटी काउंसिल में सारे मिनिस्टर 2/3 वोटिंग और ये सब बताया था मैंने क्लास में, 1/3 फाइनेंस मिनिस्टर को, सबके बेसिस पे डिसीजन होता कितना टैक्स लगेगा, सबको शेयर कैसे जाएगा, फाइनेंस कमीशन को आप ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हर चीजें जब आप लिंक करेंगे तो वो फेडरलिज्म से ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा ना, संघवाद से। पेपर फर्स्ट में देखो तो गरीबी पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। लड़कों, फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? प्रॉब्लम्स जरूरी है ना। उसमें एक क्वेश्चन था, महिलाएं नव युवतियां आजकल क्या हैं, सुसाइड वाला, क्यों कर रही हैं, कभी सोचा? ट्रांजिशन फेज है बहुत ज्यादा ना, एक्सपेक्टेशन हाई होती है, राइट्स पता चल रही हैं, वो राइट्स उनको मिल नहीं रही है, पैट्रियार्कल सिस्टम ने बहुत उनकी राइट्स को क्या कर रखा है, सप्रेस कर रखा है। वो इवन कहीं भी IAS IPS भी बन के जा रही हैं, तब भी उनके अंदर जो काम करने वाले मेल मेंबर हैं वो उनकी बात, उनसे ऑर्डर लेने को तैयार नहीं होते। बहुत ज्यादा लाइन होती है ना हर जगह कि कोई फीमेल हमें कैसे ऑर्डर देगी, ये सब चीजें टैबू है ना। वी शुड ट्रीट एवरीवन एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिज्म का प्रिंसिपल प्रिवेल करना चाहिए। और उसमें महिलाओं पे क्वेश्चन तीनों पेपर में है, इवन 4 पेपर में मिलेंगे, केस स्टडी वाले में ऑलवेज मिलेगा आपको, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन ने आपको बताए ही थे। अभी ये सब रिसेंट के पेपर है। एसए में भी वही हाल है। एसए में जो भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो फिलोसफिकल एसए हैं, वो आसानी से उस पे सेल कर जाएगा। फिलोसफिकल एसे लिखते समय कई बार वो लाइनें हमें लगती तो हैं, हम लिख लेंगे, लेकिन 1-2 पेज बाद रिपीटेड लिखने लगता है इंसान। इसीलिए कोई भी एसे लिखने से पहले उसका माइंड मैप जरूर बनाइए आप लोग। आपको पता तो चले 10 पेज 12 पेज लिखना है, तो आपके पास पता चले कंटेंट है कि नहीं, पता चले आपने ज़्यादातर क्या होता है कई बार प्रॉब्लम, ऐसे आपने लिखना तो स्टार्ट कर दिया तुरंत, लेकिन 1-2 पेज बाद 3 पेज बाद आपके कंटेंट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो वहां फिर से दूसरा ऐसे काट के कई बार लोग लिखते हैं। लेकिन अब स्पेस इतना नहीं रहता, अब स्पेस फिक्स होते हैं। क्वेश्चन लिखा, उसके 10 पेज स्पेस दे दिया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। पहले ऐसा रहता था कि एक अलग कॉपी मिलती थी क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन आंसर बुकलेट फॉर्म में आता, QCAB आता है।
क्वेश्चन को कम आंसर बुकलेट। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो इतना आउटपुट आपको मिलना, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा इकॉनमी इतनी टफ नहीं है जितना हम लोगों को हवा लगती है स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम के बच्चों को। इवन आप इकॉनमी ढंग से तैयार है तो आप काफ़ी तीनों चारों पेपर में काफ़ी कुछ कर ले जाएंगे, इवन इससे भी अच्छा कर ले जाएंगे। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट से इन्वॉल्व है ना आपकी इकॉनमी। तो क्या GS1 में क्या है, पढ़ो। उत्तरवादी अर्थव्यवस्था में प्रभाव की विवेचना। सांप्रदायिकता क्या है? कम्युनलिज्म। मैंने एक दिन डेफिनेशन पूछी थी यही क्लास में। कम्युनलिज्म की डेफिनेशन किसको किसको पता है? पूछा था कि नहीं, किसी को याद है? बताया था तुमने? हाँ। तो डेवलपमेंट में कैसे वो प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये भी मैंने बताया था। कंपनीज प्रॉब्लम आ जाएंगी, कहीं पे डिस्प्यूट है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कोई कंपनी वहां इन्वेस्ट करेगी क्या? नहीं इन्वेस्ट करेगी। वहां जो एस्टेब्लिश बिजनेस होंगे उनको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। पीपल के अंदर एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, वो डेवलपमेंट के बजाय किधर सोचेंगे, रिवेंज मेंटालिटी हो जाएगी। सोशल बहुत सी चीजें क्या होंगी, जेंडर इनजस्टिस होने लगेगा बहुत ज्यादा। कम्युनल वायलेंस भी क्या ज्यादातर होता है, फीमेल और बच्चे बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। लोगों के घर एस्टेब्लिश बिजनेस फूंक दिए जाते हैं। बट ये सब एक तरह से क्या होते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट होते हैं। लोग भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, लोग सोचते ही नहीं क्या हो रहा है। तुम लोग भी ऐसा करते हो क्या? सोच सकते हो? भीड़ के साथ चलना पसंद आता है, लेकिन ये तो हमें पता है। तो चीजें आप थोड़ा अवेयर रहिए और अपने पे वर्क करते रहिए, आप एग्जाम निकाल सकते हैं, आपको ये भरोसा लग रहा होगा। मेरा ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज यही है। किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी कोचिंग की ब्रांडिंग करनी है। ये चीज़ पढ़ाई गई, बाकी जगह वो भी आ रहा होगा कि अब कोचिंगों का आ रहा होगा, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ये आया, दैट डजंट मैटर। आपने हर टॉपिक अपने वे में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर तैयार कर लिया है मेंस का, तो आपको सेल आउट करने से कोई रोक नहीं सकता IAS बनने से। 10% लक अलग बात है, उसको मत सोचो, वो बाद में आता है। बट 90% आपकी मेहनत है, लेकिन अभी तक वही मेहनत नहीं हुई ना आप लोगों की 90%। तो हर टॉपिक के आंसर्स आप लोग देखेंगे तो लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जितने टॉपिक डिस्कस होते हैं। क्लास अटेंड करने के ये सब फायदे ये होते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें सुनने में हमेशा आती रहती है, जो टीचर बोलते रहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस टीचर है मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने कई बार दिया है, चीज़ें किया है, या कोचिंग्स हो या यहाँ पे हो या अलग अभ्युदय जो भी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पे जो लोग बार बार दिए हुए हैं वो कभी किसी चीज़ को डिमेंड नहीं करेंगे, आप कहाँ पे गलत हो आपको सोचना सिखा देंगे। अभी एक उस दिन का एक टॉपिक रह गया था सेकेंडरी मार्केट का, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी ट्रेडिंग, वो लिखवा देते हैं। उसके बाद आते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लोगों को पता है। अब ये वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा नहीं पता, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप लोग खुद ही जवाब देते जाएंगे, और सबसे अच्छा जवाब देंगे तेज प्रकाश, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से BSc हैं। अभी यही आके बताएंगे एक एक चीजें। अभी भले लग रहा होगा सबको कि होता क्या है, हाँ ये भी बताएंगे, दोनों लोग बताएंगे। अभी पहले लिख लो कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मतलब क्या होता है? वस्तुएं, सामान, ठीक है। अब तक आप लोगों ने पैसे की ट्रेडिंग, शेयर की ट्रेडिंग पढ़ी, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कमोडिटी एक्सचेंज। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। वो रह गया था उस दिन, कमोडिटी ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग किसकी होगी? सामान की। सामान का कोई दाम एक्चुअली में फिक्स किया जाएगा, और गेहूं, चावल या कोई और सामान
जो भी वस्तुएं हो आपकी यूज की, उसके बेसिस पे क्या होगा, ट्रेडिंग होगा, उसके रेट फिक्स किए जाएंगे और वो फाइनल जब डेट आएगी, जैसे आज हमने गेहूं बोया हुआ था, आप लोगों ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक अनुबंध, क्या है ये, एक तरह का अनुबंध है, सामान को लेके आपने हमसे अनुबंध कर लिया कि इस रेट पे आप हमसे खरीदेंगे, तो जब हमारा पैदा होगा भले उस समय रेट अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन हमको उसी रेट पे आपको बेचना और आपको खरीदना है। तो इसके लिए 2-3 एक्सचेंज बना, इसमें लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें कैसी ज्यादा रिस्क, कैसे खतरा भी है। अब भाई मान लिया बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, कोई आपदा आ गई कोविड जैसी, उसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन भी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है, रिस्क है ना। अब कई बार उत्पादन का किसी को आइडिया नहीं, बीमारी फैल गई सभी खेतों में, तो पता चला प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई, अब जितना सप्लाई का एक्चुअली में आपने अनुबंध किया था उतना सप्लाई दे नहीं पाएंगे, और पता चला मार्केट में शॉर्टेज की वजह से इसका रेट बहुत ऊपर गया, लेकिन आपका रेट एक फिक्स हो गया। इसी तरह कई बार हुआ उत्पादन ज्यादा हो गया तो खरीदार को नुकसान होगा, और कई बार जो चीज आप कमोडिटी लेते हैं वो नुकसान, मतलब आप स्टोर करने की जगह ना हो तो आपका नुकसान होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको स्टोर अगर नहीं कर सकते, प्रॉपर कोल्ड चेन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या जो उसको वेयर हाउसेज नहीं है जहां पे रखे जाएंगे सामान, तो क्या होगा, खराब होने की समस्या हो जाएगी ना। तो ये क्या है, एक रिस्क है ना। तो इसमें एक्चुअली में 2-3 तरह के एक्सचेंज बनाए गए हैं जहां पे ये कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। एक है MCX, मुंबई कमोडिटी एक्सचेंज, एक है NCDEX। इसका रेगुलेशन पहले FMC करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, लेकिन अब ये मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ, FMC। अब लिख लो NCDEX के बारे में पहले। NCDEX का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वस्तु तथा डेरिवेटिव विनिमय लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव रेगुलेशन लिमिटेड, एक्सचेंज लिमिटेड एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। NCDEX लिख दिया ना हिंदी नीचे, वो राष्ट्रीय वस्तु तथा डेरिवेटिव विनिमय लिमिटेड। यह मुख्य रूप से सेबी के अंदर में, या मुख्य रूप से सेबी के नियमों के तहत, सेबी पता है ना, सेबी मैंने बताया था आप लोगों को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकेंडरी मार्केट का रेगुलेटर है, ये विनियामक है। भारत में कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में काम करता है, भारत में कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में काम करता है। वस्तुओं के क्षेत्र में काम करता है। यह भारत का पहला व्यापार योग्य कृषि वस्तु वायदा सूचकांक है। भारत का पहला व्यापार योग्य कृषि वस्तु वायदा सूचकांक है, फॉरवर्ड इंडेक्स। अगला लिख लो MCX के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंग्लिश में कहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, हिंदी में कहते हैं बहुवस्तु व्यापार विनिमय, बहुवस्तु व्यापार विनिमय, एक्सचेंज मतलब विनिमय, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हिंदी में कहते हैं इसको, MCX। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सोना, चांदी, शीशा, तांबा, जिंक, कच्चा तेल आदि वस्तुओं का कारोबार होता है।
सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जिंक, कच्चा तेल आदि वस्तुओं का कारोबार होता है। प्राकृतिक गैस मैंने कब बोला? कच्चा तेल मैंने बोला है। लिख लो प्राकृतिक गैस भी, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लिख रहे हो तुम? अच्छा, गूगल करके भी तुम लिख रहे हो तो बोल क्यों रहे हो? अगला लिखो, भारत का सबसे बड़ा वस्तु वायदा व्यापार है ये। भारत का सबसे बड़ा वस्तु वायदा व्यापार है कमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट। जी, व्यापार है। हाँ, वस्तु बाजार लिख लो, जो भी लिखना हो तुमको। 2015 तक यह वायदा बाजार आयोग एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 2015 तक किसके द्वारा रेगुलेट होता था? ये एफएमसी के द्वारा। एफएमसी सामने देखो लिखा ना मैंने, एफएमसी 2015 तक। उसके बाद ये सेबी में विलय हो गया इसका। एफएमसी का किस में विलय हो गया? सेबी में। अब एमसीएक्स को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। अगला लिखोगे तुम लोग स्पॉट एक्सचेंज मार्केट। स्पॉट एक्सचेंज मार्केट तत्काल विनिमय बाजार। तत्काल विनिमय बाजार, स्पॉट एक्सचेंज मार्केट। लिखो इसमें यहां सामान को नकदी के लिए बेचा जाता है। ये भी प्रतिभूति बाजार ही है, वस्तु या प्रतिभूति, मतलब सिक्योरिटी मार्केट ही है स्पॉट एक्सचेंज। बट आप ये से जहां सामान को नकदी के लिए बेचा जाता है, नकदी, नकदी पता है ना? हाँ, और तुरंत या थोड़े समय के भीतर वितरण किया जाता है। स्पॉट एक्सचेंज मतलब स्पॉट, ऑन द स्पॉट वर्क करना है, ये सुना है ना? मतलब तुरंत, तुरंत या थोड़े समय के भीतर वितरण किया जाता है। उदाहरण के लिए तेल, कोयला आदि। तेल, कोयला आदि। ठीक है, बस इसमें सेकेंडरी मार्केट वाली चीजें खत्म हुई। अब आ जाओ तुम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जीएस के क्वेश्चनों को लिखने के लिए किसी ने ट्राई किया? जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, कल तो छुट्टी थी, ट्राई कर सकते थे नई चीज ना। लिखने का प्रयास किया? नहीं किया? किया था? नहीं किया। क्यों? लिखने का प्रयास तो करते, एक बार लिखने के दिमाग का जो लेजीनेस है वो टूटती, थोड़ी ब्रेक होता, थोड़ा एनर्जी लगती है स्टार्टिंग में, हमें पता, फ्रस्ट्रेशन होती है जब चीज़ें याद नहीं आती, रिकॉल नहीं होती, लिखने बैठो कि चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, और लिख भी लो तो पता चलता कई डायमेंशन छूट गए हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। और 250 वर्ड में ही 200 वर्ड में कैसे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन में लिखें क्या, कैसे स्टार्ट करें, पता चलता है क्वेश्चन की लाइन से ही स्टार्ट कर दिए ज़्यादातर।
इस तरह की समस्याएं होती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है? कंक्लूजन लिखने में, कि कंक्लूजन में लिखे क्या। दिक्कत नहीं होती स्टार्ट करने में। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? किसको दिक्कत नहीं होती? नहीं होता, लेकिन क्या लिखोगे उसमें ये बताओ मुझे। एसेंस सारांश थोड़ी होता है कंक्लूजन। इसमें कुछ आप लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट डालते हैं या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डालते हैं। अगर कंक्लूजन लिखना ना आए तो वे फॉरवर्ड लिख दो, वे फॉरवर्ड लिख दो, पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट। और ज्यादातर आंसर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। पहला पैराग्राफ 25 से 30 वर्ड लिखा, इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडीज पॉइंट में लिखना, पॉइंट स्टार स्टार से नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना जैसे गिनती में आए हैं। बिना पॉइंट डाले आपको पढ़ना अच्छा लगता है आंसर? हेडिंग डाल के पॉइंट लिखना, हेडिंग डाल के लिखो और अच्छा। आपको ईज बनाना है, सबसे आसानी से रिप्रेजेंटेशन देना जिससे लोग पढ़ें आपका आंसर। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करो, जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। और ये 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना और इतना सब करना लॉट ऑफ एफर्ट्स लेता है। एक दिन का वर्क नहीं है ये, लेकिन ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चन देख के लगता है अरे लिख लेंगे, ऐसा लगता ना। एक दिन 3 घंटे लिख के देखना। और जिस भी क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार वर्क करेंगे आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, चीजें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है। तेज प्रकाश, अजय आ जाओ यहाँ। कहाँ चोट लग गई? कोई बात नहीं, तुम्हें ही बैठे रहना। तेज प्रकाश आ जाओ इधर। हैं? नहीं आओगे यहाँ? आ जाओ। ठीक है, नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, बैठे रहो। फूड प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री क्या होती है? कोई एग्जांपल दो मुझे। हाँ है? लॉन्ग टर्म टिका रहे जो आपका दूध होता है पैकेट वाला, क्या है ये? प्रोसेस्ड फूड है ना। पैकेट चावल देखा है, पैकेट वाला आटा देखा है। हाँ, टोमेटो सॉस, केचप यूज करते हो ना आप लोग। खाने वाले जूस, पीने वाले जूस, बंगाली में खाना कहते हैं उसको, पीने को भी, इसलिए एक्सेप्ट कर लो, डाइवर्सिटी इंडिया की। पीने को भी वहां पे खाना कहते हैं, पानी खाबो। तो कोई भी वर्ड बोल लो, डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की हमारे पास, सब सही है ना। ठीक है, आते हैं। तो आप क्या, ये सब क्या है? प्रोसेस्ड फूड है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है, खाने वाले फूड के आइटम, उनको क्या किया जाएगा? ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए और उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उनकी प्रसंस्करण किया जाएगा। लाइक उनको पैकेट फूड बना दिया जाए। कई बार होता है पैकेट वाले आटा, आपको पता है, सब्जियां कटी हुई भी मिलती हैं पैकेट में, फ्रोजन। मटर फ्रोजन पता ही होगा सबको। टमाटर आता है मार्केट में बाद में भी, सीजन नहीं होता तब भी होता है ना पैकेट में। वो चीज़ें क्या कहते हैं? मैगी, आपकी मैगी तो सब लोगों ने खाई होगी ना। मैगी हो गई, नूडल्स, और भी जो तरह तरह के नूडल्स हैं पैकेट में, रवा भी आता, दालें आती हैं पैकेट्स में, ये सब क्या हैं? सारे प्रोसेस फूड हैं, आपके प्रसंस्करण इंडस्ट्री। अब इसमें कौन कौन से पार्ट, इसकी जरूरत क्या है, क्यों है ये, इससे फायदा क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे? अब इसका आप
जो हमारा फूड है वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। हाँ लॉन्ग टर्म चलेगा। अपना काम हो जाएगा तो इससे हमारी समस्या जो है हाँ कम से कम रहेगी। अब इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक अप स्ट्रीम और एक इन्वॉल्व होगा डाउन स्ट्रीम। और बीच में होगा जहां पे प्रोसेस्ड होगा फूड। अप स्ट्रीम क्या देखेगा? अप स्ट्रीम का मतलब पता है ना आप लोगों को? क्वेश्चन मैंने लिखाया था यार, अब इतना ना करो इरिटेट। क्वेश्चन दिया था मैंने यार, ऊर्ध्वाधर बोला था नहीं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। ऐसे भूलोगे, अब 10 दिन पहले भी नहीं पढ़ाया था, मुझे लगता क्वेश्चन दिया था लिखने को, वर्क करने को। तब बताओ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगा? किसानों से क्या करेगा? कच्चा माल कौन सप्लाई करेगा इनको? किसान, ठीक है। उसके बाद इनको मार्केट चाहिए बेचने के लिए, ये हो गया। अब इंडस्ट्री को ऐसा सेटअप चाहिए, प्लेस चाहिए जहां पे ये फूड प्रोसेसिंग अपने क्या कहते हैं इंडस्ट्री अपने प्लांट लगा सकें। इसके लिए मेगा फूड पार्क होते हैं, आप लोगों को पता होंगे। मेगा फूड पार्क स्कीम पता है ना सरकार की। अब यहां पे और क्या समस्याएं आएंगी? अब यहां से कच्चा माल तो सप्लाई होगा, कच्चा माल सप्लाई होकर ट्रांसपोर्टेशन वाला इशूज नहीं होना चाहिए, इधर भी ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम क्या होनी चाहिए? यहाँ पे फिजिबल होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली होनी चाहिए, जिससे इनको आसानी से रॉ मटेरियल मिलता रहे और इनकी सप्लाई होती रहे। किसानों के पास एक प्रॉपर इनपुट होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पैदा करने के लिए। इनके पास साइंटिफिक नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, और इनके पास एक सिक्योरिटी हो किस चीज की? इनका सामान खरीदा ही जाएगा इन्होंने जो पैदा किया। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अभी जो पढ़ रहे थे कमोडिटी एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा कि अगर जैसे गुजरात या राजस्थान में वहां चिप्स की फैक्ट्रियां काफी लगी, तो जब चिप्स की फैक्ट्रियां लगी वहां पे, तो उसके लिए क्या चाहिए? आलू चाहिए। अब किसानों से हम आलू अगर पैदा करवाते हैं तो हमें उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उनसे, एक्चुअली में फिक्स कराएंगे, तो क्या होगा? उनको एक फिक्स इनकम मिलेगी और उनको ये पता चल जाएगा हमारा जो आलू पैदा होगा इस रेट पे जाएगा। अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी सोचेगी हमें अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा आलू मिले, तो अब ये अपना क्या करेगी? किसानों के साथ और भी चीजें इनपुट देगी। क्या? प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। अगर इनको लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो उसका भी अरेंजमेंट करवाएगी, और उनकी मिट्टी की जांच, ये सब, और उनको किस चीज का? इनकम सिक्योरिटी तो दे ही दिया। फर्टिलाइजर्स अगर इनको जरूरत पड़ी तो वो भी दे दिया, इनकम पैसे की जरूरत पड़ी तो वो भी मिल गए इनको। अब यहां पे आएगा कि लैंड का फ्रेगमेंटेशन है, एक प्रॉब्लम और आई। अब कंपनी क्या करेगी? यहां पे क्लस्टर डेवलप करेगी, कई किसानों को एक साथ जोड़ देगी। जब सबको एक फायदा होने लगेगा तो क्या होगा? कई लोग किसान मिलके लीज पे भी जमीन लेके खेती कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है यहां पे, आएगी ना। जब आपका फिक्स इनकम होगा, लोगों को प्रॉपर रेंट मिलेगा, तो लोग दे देंगे ना खेत यहां पे खेती करने के लिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि कितने साल की लीज आपने लिया, वो कितने साल की नहीं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और इनको जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। अब इन लोगों को प्रॉपर रोजगार मिल गया, रोजगार मिलने से इनका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, शिक्षा का विस्तार होगा, गरीबी दूर होगी, होगी ना। अब यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट वालों को काम मिलेगा। यहां से यहां रोड भी तो होनी चाहिए। सरकार इस पर फोकस करेगी क्योंकि उसको टैक्स मिल रहा है इन सबसे, उसकी कमाई हो रही है और उसके लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट कराएगी, रोड पे भी जॉब मिलेगा लोगों को ना।
फिर उसके बाद यहाँ से प्रोसेस फूड, ये देखेगा मार्केट हमारी कहाँ है, तो मार्केट ऑनलाइन भी हो गया, ई कॉमर्स के थ्रू भी अब तो बिकते हैं ना सामान, और आपके कैसे बिकते हैं सामान, डिफरेंट रिटेल के थ्रू। यहाँ सब जो सेल्समैन और ये सब मार्केट होंगे, यहाँ सब भी तो जॉब मिलेगी सबको, और इस एरिया में भी जॉब मिल रही है, और ये सब डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। और जब सबको जॉब मिलेगी तो ये फूड भी तो खाएंगे, इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती, मतलब इसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा ना। और अब बड़ी इंडस्ट्री अगर यहां पे लगी तो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी डेवलप होंगी, कुछ काम किसी को देगा, कुछ काम किसी को देगा, कुछ काम किसी को देगा, छोटे छोटे काम को वो बांट देगा। और जब क्लस्टर डेवलप हो जाएगा, छोटे छोटे इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो गए, यहां से पता चला कौन सा डीलर को दे दिया अपना बेचने के लिए, तो डीलर भी 4-5 आदमी को 10 आदमी को रखेगा। डीलरशिप होती नहीं, हर कंपनियों की डीलरशिप होती है ना, तो वहां पे भी जॉब मिल गई, पैसे आना चालू, लोगों की ग्रोथ होना चालू, लोगों की डिमांड बढ़ी, इस कंपनी की भी और फायदा हुआ। ये क्या है, एक साइकिल है, और ये सब नेसेसरी आइटम्स होते हैं। तो कंपनीज को कहां कहां डेवलप कर रही है, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को संभाल रही है, इस मार्केट को भी, सेकेंडरी मार्केट को भी संभाल रही है, और ये अपना भी ग्रोथ कर रही है। यहां पे भी जॉब बहुत सारे क्रिएट होंगे, और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल, हायर स्किल्स की भी जरूरत नहीं होती है, हायर स्किल की जरूरत नहीं है, नहीं है सब, यहाँ सब हल्के फुल्के स्किल में, थोड़े बहुत स्किल में काम चल हो जाएगा। उसके लिए सरकार कई स्कीमें चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री संपदा योजना, पीएम संपदा योजना चल रही है इसी के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। मेगा फूड पार्क स्कीम किसके लिए है, इसी के लिए। अब आपको पता चल रहा है कहां कहां फायदा। उसके बाद पावर सेक्टर में, यहां पावर सप्लाई के लिए, पावर जनरेशन, वहां भी जॉब क्रिएट हुई, वहां से पावर जनरेशन की यहाँ की डिमांड आएगी ना। अब यहाँ पे सरकार क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देती है, क्लीन एनर्जी मतलब सोलर ऊर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी देगी यहाँ पे, ये सब भी तो करेगी। इन सब की इंडस्ट्रियां भी यहाँ लग सकती हैं, सोलर चाइल्ड एनर्जी अलग से लग रही है। आप ओवरऑल देखेंगे ये इकोनॉमी को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है। आज के टाइम में भी 7 बिलियन या 8 बिलियन डॉलर का इसका व्यापार चल रहा है, और इसमें एफडीआई 100% अलाउड है। जितने फैक्ट बोल रहे हैं वो नोट डाउन करते जाना, बाद में अगर हम भूल गए तो वो लोग आपकी गलती होगी। अभी समझाते हुए जो पॉइंट लग रहे हैं जहां, वो नोट कर लो, ठीक है, समझते हुए भी नोट करते रहो अपने पॉइंट जहां लगे। कभी देखे हो किसी पत्रकार जब लोग बोलते हैं तो वो लिखता रहता है, क्यों जाता टोक के पूछते सर क्या बोले, फिर से बोलिए, जाता है। कभी हाई कोर्ट या कहीं जजमेंट जब लिखाए जाते हैं तो वहां कोई रोकता नहीं, जो बोला जा रहा लिखो। कॉलेज में कितने प्रोफेसरों को रोक के तुम लोगों ने पूछा है? टेक्निकल कॉलेजेस में तो सेशनल होता मार्क्स टीचर के हाथ में, ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो पता चलेगा वो नंबर माइनस कर देगा। और कहीं डिपार्टमेंट हेड हुआ उस पर्टिकुलर ब्रांच का, जैसे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं क्योंकि मेरे को कॉलेज गई रहा, तो उसमें वो डिपार्टमेंट हेड, उसके सामने तो क्वेश्चन करना ही मुश्किल काम है। पढ़ाते थे ना नहीं आके, और उनके पास नंबर्स होते हैं, डिसिप्लिन के नंबर, डिसिप्लिन के नंबर कट गए तो कॉलेज कैंपस जब आती हैं कंपनियां सबसे पहले डिसिप्लिन मार्क देखती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है एक, डिसिप्लिन मार्क्स होते हैं। डिसिप्लिन मार्क्स फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में 100% मिलने चाहिए। और आपने कुछ भी उद्दंडता की है, माइनस। ह्यूमैनिटीज वाले में एक्चुअली में सेशनल इंटरनल मार्क्स नहीं होते थे प्रोफेसर के हाथ में, बट यहां सब होते हैं, इसीलिए बड़े डिसिप्लिन ये सब पाए जाते हैं, और तब भी खुरापात करते हैं, ये भी जान लो। खुरापात नहीं कहेंगे, शरारतें ठीक है, वो सब डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। हंसना बोलना शरारतें करना अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है।
हाँ, एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। कोई चीज़ जब किसी की राइट वायलेट करने लगो, किसी को ना पसंद आ रहा हो तब भी आप शरारतें कर रहे हो, तो अच्छी चीज़ नहीं है। फिर अब यहाँ पे आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कहाँ पे थे, किधर से गए थे हम वहाँ पे? 8 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी टर्नओवर है, और इसमें एफडीआई 100% अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउड है। ठीक है, अब इसके कुछ आपको स्कीमें जो है, जैसे कुछ फैक्ट अभी क्या क्या चल रहे हैं वो आपको, कितने मेगा फूड पार्क हैं अभी, कितने मेगा फूड पार्क हैं कंट्री में? लगभग 24 हमारी समझ से सैंक्शन हुए हैं और 12 या 13 रनिंग है। ये करंट आपको देखना पड़ेगा, लिख लो वो क्वेश्चन, कितने मेगा फूड पार्क हैं इस समय, ये बात लिख लेना। हाँ, वहीं पे लिखना जहां पे लिखे हो, तभी पता रहेगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ओवरऑल समझ में आई सबको क्या कर रही है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जूस बना रही है, मैगी बना रही है, आटा बना रही है पैकेट वाला, गेहूं पैकेट्स में जा रहे हैं, कटी हुई सब्जियां, इवन रोटियां भी मिलती हैं, भले आपको पसंद। यस, फ्रीजर में फ्रोजन मटर आप लोगों ने देखी ही है, फ्रोजन सब्जियां भी कटी कटाई मिल जाती हैं, वेज नॉन वेज सब। प्रोसेस्ड मीट भी होते हैं ना, तो अब प्रोसेस्ड मीट के लिए आप ये सोचे पोल्ट्री फार्म, एलाइड सेक्टर को भी, यहाँ डेयरी फार्म सबसे अच्छा एग्जांपल। डेयरी फार्म क्या होता है? क्लस्टर के फॉर्म में आपका डेयरी उद्योग डेवलप होगा। अमूल जैसे स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड, कुरियन जी ने स्टार्ट किया था ना इसे, क्या नाम था उनका पूरा? वर्गीस कुरियन। कब? 1966-67 के आसपास से स्टार्ट हुआ था ना ऑपरेशन फ्लड, उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के आसपास ही था वो भी, बाद में तो हुआ था लेकिन उसी के 69 या 68 के आसपास ही है 1917। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखने को है, आप लोग लिख लेंगे कि लिखवाएं एक एक करके, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा अगर लिखवाएंगे हम तो। लगभग समझा दिया, आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। इसका मैं एक पंपलेट शेयर कर दूंगा फिगर के फॉर्म में, तो वो आपको मतलब फायदा कर देगा। कुछ क्वेश्चन आपको ये देखने पड़ेंगे, देखो कैसे निर्यात को, ये एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बढ़ावा देगा ना, हमारे यहाँ से प्रोसेस्ड फूड बाहर एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट, आप डायमेंशंस ओपन करते जाइए, आपको चीजें दिखती जाए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा कि नहीं? ये करेगा ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को करेगा ना, करेगा। गरीबी दूर होगी ना, बेरोजगारी दूर होगी, बहुत सी स्किल्स लोगों की क्रिएट होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन हमारी बहुत आगे बढ़ जाएगी, पोषण स्तर में सुधार होगा, लोगों को बीमारी, हेल्थ, यस हेल्थ सेक्टर, यस। और डायमेंशंस बताओ। बहुत अच्छी, और लोग भी बोलो ना, वही दो बच्चियां बोलती रहेंगी। हाँ यस, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ये बोल रही है, पॉइंट उसके सुन रहे हो, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि नहीं? क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगी, डिफरेंट क्रॉप्स आएंगी, गांव में भी कंडीशन लोगों की सुधर जाएगी ना। जब आपका गांव फाइनेंशियली डेवलप होता है तो आपके यहाँ सड़कें भी अच्छी हो जाती हैं, बिजली पानी सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है, आप साफ सफाई से रहते हो ना। रिस्क, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और
फालतू के रीजनलिज्म से आप फुर्सत पा जाते हो, कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, सोशल जस्टिस। आप फाइनेंशियली डेवलप हो जाओ तो कोई मतलब नहीं किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई मतलब नहीं। मैटर करता है क्या? फाइनेंशियल गैप को खत्म किया जाए। जेंडर जस्टिस, किसी के घर में कोई लेडी अभी आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, तो सबसे ज्यादा तरजीह किसको मिलेगी? लेडी को मिलने लगेगी ना। उसकी सारी बातें सुनी जाने लगेंगी, छोटी छोटे डिसीजन के लिए लोग उसके पास दौड़ के आएंगे। अच्छा आप इसमें, भले वो उस फील्ड से ना बिलोंग करती हो, उसको कुछ ना पता हो, वो सिर्फ एग्जाम क्लियर की है, एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर की है, वो उसका सिलेबस पढ़ के, अब वो हर फील्ड की ज्ञाता थोड़ी है, और उसे पता भी नहीं होगा, तब भी वो पता चला ज्ञान दे रही है बैठी, क्योंकि सब पूछ रहे हैं तो बता रही है, मजा आ रहा है उसे, बढ़ जाता है ना। तो ये क्या होगा? जेंडर जस्टिस, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, खत्म होगी ना। टैबूज ब्रेक होंगे। जब आपके पास काम होगा तो आपके पास फुर्सत नहीं होगी अननेसेसरी फाइट में इन्वॉल्व होने की, कम्युनलिज्म कम हो जाएगा। जब लोग बिजनेस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ना, जहां पे बिजनेस कम्युनिटी में, तो वहां फाइट नहीं होती है, क्योंकि सबका नुकसान हो सकता है। आपकी दुकान जलेगी, हमारी भी जल सकती है, तो हम क्यों जलाएंगे? कुछ हुआ भी दंगा तब भी लोग वहां कम्युनिटी बनाए रहेंगे, उसको शांत कर देंगे। किसी भी तरह की चीजें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस नहीं क्रिएट होंगी, और चोरी डकैती ये सब कम हो जाएगी, या पूरी तरह खत्म ही हो जाएगी। पूरी सोसाइटी डेवलप हो तो किसी की नीड नहीं है, क्यों जाएगा कोई किसी घर में डाका डालने? या डालेगा तो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग रहेगा, वहां पे चीजें वर्क करेंगी। जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वहां उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट की भी सुविधाएं पहुंचती रहती हैं। कितने डायमेंशन ओपन हो गए? एथिकल डायमेंशन ओपन हुए कि नहीं? एथिक्स के, एथिक्स के हो गए, हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफिकल चीजें डेवलपमेंट हो गई, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो ही जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा कि नहीं, कल्चरल एम्पावरमेंट होगा कि नहीं, आप अपने कल्चर को भी बढ़ावा दोगे। आप जो पहनते ओढ़ते खाते हो, आप उसको ज्यादा तरजीह दोगे ना, यही तो होता है। आप उस पर भरोसा रखोगे, आप दूसरों कॉपी क्यों करने जाओगे? फंस रहे आपका, आ रहे थे पहले भी, 2-3 दिन हुए आते हुए तो। आप दोनों का फर्स्ट डे है? क्या नाम है? नितेश। और आपका? नितिन। ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? कंप्लीट, आपका नहीं कंप्लीट। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। शहरीकरण का बढ़ावा होगा कि नहीं? शहरीकरण होगा ना। अब भारत में देखो क्यों इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आपको ये पता करना, भारत में संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं। इसमें क्या रिपीट करूं? संभावनाएं तो पूछ रहा हूं। भारत में फूड प्रोसेस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्यों? हम मिल्क उत्पादन में पहले नंबर पे हैं, खाद्य उत्पादन में भी ज्यादातर पहले और दूसरे नंबर पे हैं, कई चावल उत्पादन में पता चलता पहले नंबर पे हो, गेहूं उत्पादन में, सब्जियां, फल, कई चीजों में ना पहले नंबर, मीट उत्पादन हो गया। तो और हमारे पास जनसंख्या भी ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे वर्किंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेमोग्राफी डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश, लोग ग्रोइंग है, लोग काम करने वाले ज्यादा हैं, इन पे डिपेंडेंसी कम है, लोग बढ़ेंगे, लोगों के पास जॉब आएगी तो लोग ज्यादा, ये सब चीजें, मार्केट डेवलप होगा, और काम करने वाले भी हैं। किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, किसान पे डिपेंडेंसी कितनी है? लगभग 50-60% है। तो इनको क्या कर सकेंगे? इस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, और इन पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उसको चैनलाइज कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना, क्योंकि वहां कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब कुछ पता ही नहीं, बस जहां जितना काम लोगों की आवश्यकता उससे ज्यादा, उसके डबल ट्रिपल लोग लगाए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था ना, बताया था ना। गुड, तुमसे उम्मीद रहती है चरण, तुम्हें याद होंगी चीजें। सामाजिक महत्व आप लोग लिख ही लेंगे, संभावनाएं आप लोग लिखेंगे, अमरूद पपीता ये सब। देखिए 3-4 पॉइंट आपको कैसे कैसे लिखने। पहले वर्तमान स्थिति लिखिए, पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है ये आपको समझाया, ये पता चला। उसके बाद इसकी भारत में वर्तमान स्थिति क्या है आप बताएंगे। 7.46 बिलियन के आसपास इसका व्यापार चल रहा है, और भारत इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहा है, इस तरह की चीजें। 10% क्या, और इसमें ग्रोथ रेट कितना है, 13% निर्यात कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, और इस समय इतने फूड पार्क खोले गए हैं, इन सबको लिखेंगे। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग क्षेत्र, जैसे बागवानी, आम का पेड़ लगा दिए आप, अंगूर के पेड़ लगा दिए, केला का, बनाना की खेती कहाँ होती है? भुसावल में सुने होंगे ना खेती, महाराष्ट्र साइड में, केरल में भी होती है, यस, महाराष्ट्र में भी होती है। ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गए, इन सब उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा ना। फलों में भी तो चाहो, फूल उद्योग हो गया, फिश इंडस्ट्री, फिश, ब्लू रिवोल्यूशन बढ़ावा देगी ना, प्रोसेस फूड बढ़ेगा ना, उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इनलैंड हम लोग इसमें क्या है, मछली पालन में हम लोगों का सेकंड स्थान है ना, और इनलैंड वाली मछलियां लोग बढ़ेंगे जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। डेयरी, फल, हाँ, कुक्कुट पता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। जितने सेक्टर में जिधर भी देखो आप एग्रीकल्चर के, वहां पे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जितना आप चिप्स लेते हो, कुरकुरे लेते हैं, क्या है ये, नमकीन, फूड, मिठाई, क्या है सब, जूस वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज तो आ रहे हैं। ये लिखने के बाद आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र लिखें। अगला लिखेंगे आप लोग, जैसे बताते जा रहे हैं तो लिखते जाइए, जैसे बता रहे हैं, लाइन टू लाइन तो नहीं लिखवाएंगे हम। ये आप किताब में भी लिखा है और आप खुद से भी पढ़ेंगे। मेरा काम था समझाना, वो मैंने आपको डायमेंशंस ओपन कर दिया हैं। नहीं लिखेंगे बेटा, वो अपनी देखें, उनका कैरियर है यार, वो उनकी लाइफ है ना, वो अभी नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे चल के रोएंगे। अभी नहीं काम करोगे तो आगे चल के रोना तय है। एक दिन तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो। बिना खाना बनाए खाना नहीं खा सकते, ये सिंपल सी बात है। बिस्तर से नहीं उठोगे 2 कदम चलोगे नहीं। आगे है खाद्य, उसके बाद आप लिखोगे खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं। जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, आप अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप दूसरों को चक्कर में मत पड़िए, और वैसे लोगों को कट ऑफ कर दीजिए लाइफ से। जो लोग लेजी लोग हैं, बहानेबाज हैं। खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं, संभावनाएं आप लिखोगे। हाँ, संभावनाओं में क्या क्या लिखोगे? हाँ, भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं। हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जनसांख्यिकी लाभांश बहुत है। और हमारे यहाँ सरकार स्कीमें कैसी चला रही है, प्रधानमंत्री संपदा योजना। फिश में हम इस लेवल पे हैं, अमरूद उत्पादन में इतने लेवल पे हैं, मिल्क उत्पादन में ये हमारा इतनी रैंकिंग है वर्ल्ड में। इसलिए यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं, यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ पे मार्केट है बहुत ग्रोइंग,
इकोनॉमी है। तीसरे नंबर पे हम परचेजिंग पावर पैरिटी में आते हैं वर्ल्ड लेवल पे। चौथे या पांचवें नंबर पे जीडीपी लेवल पे है इकोनॉमी में। तो ये सब चीजें संभावना इसीलिए तो है यहाँ फूड एफडीआई 100% कर दिया गया है। यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% अलाउड है, ठीक है। और अगला लिखोगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व। इंपॉर्टेंस में पहला आर्थिक महत्व लिखोगे, सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व हमने बता ही दिया आपको क्या क्या है। आर्थिक महत्व आपकी इकोनॉमी, बेरोजगारी दूर होना, और एमएसएमई दूसरे उद्योग और डेवलप होंगे। साथ में सब्सिडरी उद्योग भी डेवलप होते हैं ना बड़ी इंडस्ट्री लगने पे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, ये सब चीज़ें। और सामाजिक महत्व में महिलाओं का उत्थान होगा, कास्टिज्म खत्म होगा, रीजनलिज्म खत्म होगा, लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ बढ़ेगी। इन सब के एग्जाम्पल दे देना। कहीं पे लगी हैं, जैसे गुजरात में लगी हैं तो वहाँ का एग्जाम्पल, तो वहाँ के लोगों का विकास हो गया। उस एरिया का नाम लिख देना। चिप्स फैक्ट्री जहाँ पे लगी, कोई फैक्ट्री जहाँ पे लगी उसके अगल बगल और सब्सिडरी उद्योग डेवलप हो जाते हैं। आप ये सब बातें लिखोगे ना। अब अगला लिखोगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याएं। अब समस्या भी तो जानना, क्या क्या समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। यस, वेरी गुड। हाँ, स्किल्स नहीं है और टाइम पे उनके पास लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, मौसम पे डिपेंडेंट खेती है, और यस, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन मार्केट, ये सब चीजें समस्याएं हैं ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट अब प्रयास कर रही है ना उस डायरेक्शन में। अभी तो है समस्याएं, तभी तो उसको दूर करने के लिए और जमीनों का फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे रूप में जमीन हमारी बंट चुकी है। एग्रीकल्चर सेंसस मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था पर पर्सन ऑपरेशन होल्डिंग कितनी है, 1.08 हेक्टेयर। याद है किसी को? किसी को नहीं याद होगा ये फैक्ट। अब इसमें मेक इन इंडिया स्कीम को आप डाल सकते हैं। मेक इन इंडिया में क्या कह रही है सरकार, हमारे यहाँ आके उत्पाद करो, तभी तो 100% हम आपको एफडीआई दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ आके। मेक इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा, ये भी डाल सकते हो। कितने डायमेंशंस ओपन हैं आप लोगों के सामने, और ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, बट क्वेश्चन दे दिया गया सामने तो नहीं कह रहे हो, नहीं आ रहा समझ में क्या है। आप लोगों से ही क्वेश्चन करके ही मैं आपसे निकलवा रहा हूं। इसमें ज्यादातर आंसर तो आप ही लोग दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। मैंने सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूं, हाँ ये चीजें हैं। बाकी चीजें तो आप लोग, जब मैंने क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आप अपने आप जा रहे हैं ना चीजों पे कैसे है। और क्या समस्याएं हैं? सप्लाई चेन नहीं कनेक्ट है। सप्लाई चेन मतलब अप स्ट्रीम से वहां जाए, पहुंच जाए, या वहां से मार्केट में चली जाए। सप्लाई चेन का अभाव, करप्शन, करप्शन तो हर जगह की प्रॉब्लम है। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी जो इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, किसके, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पैकेट फूड बनाए, उनको प्रॉपर टाइम पे उनका गवर्नेंस कर सके कि ये पैकेट फूड कितने दिन तक, एग मार्क लगा रहता है ना सब पे, फूड एक्सपायरी होती है सब चीजों की, कौन करेगा? इसके लिए हमारे पास लेबोरेटरी ज्यादा होनी चाहिए ना। अब पता चला कंपनी ने अपना वो लगाया और जांच के लिए भेजा, अब उसका महीने भर वहीं पड़ा है सामान, खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या करप्शन बढ़ावा मिलेगा कि भाई पहले हमारा काम करो। तो लेबोरेटरी ज्यादा होंगी तो चीजें इमीडिएट, मेगा फूड पार्क में सारी चीजें अवेलेबल कराई जाए, वहीं पे आपके लेबोरेटरी भी हो, चेक करके इमीडिएट हो जाए, इंस्पेक्शन भी हो जाए, और उनको सारी सुविधा मिल जाए, वो अपना काम करें, वो अपने काम पे फोकस करें, जिसका जो जो काम है डिवाइड वो करता रहे। बिजली, पानी, जमीन, हर चीजें व्यवस्था
सरकार अवेलेबल कराए, उसके बाद जो इंडस्ट्री लगाए इन्वेस्टमेंट करके वो अपना काम करे, तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहेंगे तो मस्त रहेंगे। और नई एजुकेशन फूड टेक्नोलॉजी पे टेक्निकल, अब एजुकेशन डिग्रीज भी होती हैं, बीएससी भी होती है, एमएससी भी होती है फूड टेक्नोलॉजी पे, इंजीनियरिंग भी होने लगी है, होती है ना। मूल्यवर्धन भी होगा, और कोल्ड चेन का ना अवेलेबल होना, स्टोरेज का ना अवेलेबल होना, इन्होंने बताया ही, खराब हो जाएंगी ना चीजें। अगला इसमें होगा एक, अब आपको समस्याएं पता चल गई, महत्व पता चल गया, संभावनाएं हो गई, उसके बाद सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं बता ही दिया, मेक इन इंडिया स्कीम है, मेगा फूड पार्क है, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। कल आया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज किसानों को, किसको पता है? ये तो मैंने बताई थी क्लास में, बताया ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती है ना, जैसे पहले यूरिया पे क्या दी जा रही थी, इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जा रही थी। डायरेक्ट सब्सिडीज कैसी होती हैं? किसान सम्मान निधि, सीधा पैसा जा रहा है ना। नमस्ते बेटा। और किसान संपदा योजना में 3-4 पॉइंट है। ऑपरेशन ग्रीन है, एक टॉप है, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, सब देख लिए तो। टॉप स्कीम ऑपरेशन ग्रीन के तहत टॉप टोमेटो, ओनियन और पोटैटो पे स्पेशल फोकस। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस यही हुआ, बैकवर्ड जहां से सामान आएगा, फॉरवर्ड जहां जाएगा मार्केट। जबकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ये मत समझ लेना वही चीज है, अप स्ट्रीम में जहां सामान आता है और डाउन स्ट्रीम जहां जाएगा। जहां अप स्ट्रीम मतलब जहां से उद्भव, कच्चा माल। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, जिस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये सब चीजें हो गई। उसके बाद एक है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, PMFME, PMFME। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, माइक्रो फूड के लिए। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? कुशल प्रशिक्षण दे दिया जाए, निवेश के लिए वित्तीय सहायता। अब ये बताओ, अब यहां पे देखो बैंकिंग सेक्टर कैसे इन्वॉल्व है भाई। लोन के लिए कोई फूड निवेशक आएगा, अगर उसको लेना होगा बैंक से लोन, तब लेके अगर करेगा तो बैंक को भी फायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा। वो आके ब्रांच खोल देगा ना, 5-10 लोगों को, 15 लोगों को बैठा देगा, एक बैंक या कई बैंक आ जाएंगे, यहां भी जॉब मिल गई सबको। और वो पैसा कमाएगा, पैसा बनाएगा। इकोनॉमी में बस लिंक मेक करना जान जाओ, सारी चीजें निकल आएंगी। एक भी क्वेश्चन तुम देख लो पेपर 3rd का उठा के, तुमको सब लिंकेजेस ही पूछा है, वो एप्लीकेशन ही।
आपको बस पता हो कैसे लिंक मेक करना है और कम शब्दों में कैसे उसको बता देना एग्जाम्पल के फॉर्म में। आप एक लाइन लिखो लेकिन एग्जाम्पल डालो, एक लाइन लिखो एग्जाम्पल डालो। जब आप एग्जाम्पल डालते चले जाएंगे और जब आपको जस्टिफाई, हाँ सरकार कोई योजना चला रही है, अच्छा हाँ ये योजना चला के सरकार ये कर रही है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन में आप अपने वर्ड, और ये वर्ड की तब आदत पड़ेगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस होगी। अब आप पूरा पैराग्राफ लिखने चले जाएंगे, कौन पढ़ेगा यार उसको। और कोई कम शब्दों में ज्यादा डायमेंशंस कवर कर देगा तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। 2 पेज में जो ज्यादा डायमेंशंस कवर करेगा, आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो 1-2 डायमेंशन कवर कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना। ये सब चीजें एक दिन में होगी नहीं। आपको अपने वर्डों पे कमांड करना है, लेखन शैली पे कमांड करना है, इसलिए अपने थॉट और अपनी एक्शन पे सिंकअप करना पड़ेगा। पता चलेगा सोच कुछ रहे हो, वर्ड छूटे जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, स्पेलिंग गलतियां हो रही हैं, कटिंग हो रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ये सब कैसे जाएगा? ये सब दिमाग को हैबिट डलवानी पड़ेगी ना। सप्लाई चेन मतलब आपको समझ में आ ही गया, खाद्य पूर्ति आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। मतलब यहां से अगर सामान जो पैदा किया किसान, वहां से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रेल से जाएंगी, रोड से जाएंगी, कहीं कहीं फ्लाइट से भी जाएंगी, कार्गो प्लेन से भी। तो ये सब सुविधाएं, कहीं जल परिवहन, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, और उसके लिए अच्छा खासा लॉजिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और सेम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मार्केट तक जाने के लिए। तो आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है पॉइंट में। अब हम लोग आएंगे आगे औद्योगिक नीतियों पे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग पढ़ लिए, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, कहीं किसी के कोई टॉपिक जितने मैंने दिया आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसके बाद कहीं कोई समस्या? मेगा फूड पार्क के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेगा फूड पार्क है क्या, और उसके बाद फायदे नुकसान यही लिखने हैं। मेगा फूड पार्क बनेगा, क्या होगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, किसानों को फायदा होगा और मार्केट को फायदा होगा, जॉब क्रिएट होगी, ये सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज तो लिखनी नहीं है। मेगा फूड पार्क क्या होगा? एक क्लस्टर होगा, किसका? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां, सप्लाई चेन, वहां छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी, मतलब अब कोई मेगा फूड पार्क आपने बनाया, फूड पार्क क्या है? फूड से रिलेटेड इंडस्ट्रियों के लिए। अब क्या कोई इंडस्ट्री लगी, ठीक है, अब इसके लिए सरकारी सुविधा होनी चाहिए, बिजली पानी जमीन ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए पूरे कंपाउंड की। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो क्लियरेंस, अगर टैक्स के रिलेटेड कोई ऑफिस है वो खुला होना चाहिए, बैंकिंग सुविधा खुली होनी चाहिए, और इसके सप्लायर्स जो लॉजिस्टिक है, इसको सामान कहीं बेचना है तो यहाँ लॉजिस्टिक वाला सपोर्ट का होना चाहिए, कच्चा माल जो सप्लाई कर रहा है वो वेंडर्स यहाँ पे होने चाहिए, उनके कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद कोई लिटिगेशन वाली चीजें हैं तो वो भी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके ऑफिस खुले होने चाहिए। मेगा फूड पार्क में वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाते हैं, और ये स्पेशली, और इनके जो सप्लाई चेन सब्सिडरी इंडस्ट्रीज भी यहीं अगल बगल डेवलप होंगी, है बड़ी इंडस्ट्री भी रहेगी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी अगल बगल। जैसे इनको कोई वेंडरशिप को कहीं देना है तो वो उसको दे देंगी कि उनका काम हो जाए टाइम पे। समझ गए ना? अब मेगा फूड पार्क, अब इसमें फैक्ट लिखोगे, लेकिन पहले आप मेगा फूड पार्क क्या है
उसका कुछ डेफिनेशन। मेगा फूड पार्क एक तरह का क्लस्टर है जहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां अपना सेटअप लगाती है और प्रोसेस फूड डेवलप होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब कितने मेगा फूड पार्क है, और ये गवर्नमेंट की योजना है। मेगा फूड पार्क किसकी योजना है? गवर्नमेंट की, सरकार की योजना। कब से चालू हुई? पहला मेगा फूड पार्क कहां बना? पहला मेगा फूड पार्क कहां बना, और अभी प्रेजेंट में कितने मेगा फूड पार्क रनिंग में हैं? कितने रनिंग में हैं और कितने आगे सरकार, और इस पे कितना स्पेंडिंग कर रही है सरकार, हर बजट में अनाउंस होता है। ठीक है, ये सब बातें आप लिखोगे तो ये मेगा फूड पार्क के बारे में आपको पता चल जाएंगी। बाकी हमने बता दिया मेगा फूड पार्क का ओवर चीजें आपको क्लियर हो गई किस लिए है मेगा फूड पार्क। किसी को कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो रही है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां, क्या हुआ? औद्योगिक नीतियां सरकार बनाएगी। औद्योगिक नीतियां, पहला नीति आई थी 1948 में। ठीक है, औद्योगिक नीतियां बनेंगी किस लिए? क्या होती हैं औद्योगिक नीतियां? मतलब उद्योग लगाने के लिए नीति बननी चाहिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होगा कुछ रूल, यही सब होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं इसका प्रिंसिपल। और उसको रेगुलेट करने के लिए होगा उद्योग सेक्टर को, यही सब तो। उसको सुविधा मिले, उद्योग कौन से लगेंगे, कैसे लगेंगे, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, किस सेक्टर को कौन लोग देखेंगे, किस सेक्टर को गवर्नमेंट देखेगी, कौन सा प्राइवेट देखेंगे, कौन PPP के अंतर्गत जाएगा, यही सब तो रहेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। पहले हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थोड़ी कंजर्वेटिव थी क्योंकि 5 ईयर प्लान पे थी, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, सुरक्षा वाली ज्यादातर चीजें, एटॉमिक एनर्जी, ये सब किसके हाथ में थी? सरकार के हाथ में थी। और कुछ सार्वजनिक उद्योग भी थे, जैसे घड़ियां वगैरह भी सरकार बना रही थी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सरकार के पास थी, हैवी इंडस्ट्रीज, कुछ और उद्योग छोड़े गए थे निजी सेक्टर के लिए 1948 में, तो उतना ज्यादा नहीं था। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आती है चर्चा में वो आती है 1991 वाली। 1991 वाली जब पॉलिसी आई तो आपको पता है LPG रिफॉर्म, डी लाइसेंसिंग, कोटा सिस्टम को खत्म किया गया। डी लाइसेंसिंग क्या होता है? मतलब लाइसेंस को, कोटा राज को खत्म किया गया, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा सेक्टर्स को किसके लिए ओपन किए गए? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी चल सकता है। ठीक है, और कुछ सेक्टरों को ही प्रिजर्व किया, कुछ सेक्टरों में ज्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने ज्यादातर कवर की हुई है जब प्लानिंग पढ़ा रहे थे। नए बच्चे हो सकता ना देखे हो, लेकिन आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें कवर है। ठीक है, आप देखिएगा, वहां पे नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैसेज करके एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा जब भी होगा हमें टाइम, आई विल एक्सप्लेन इट। तो आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको ये पता चल गया ये सब औद्योगिक नीतियां रहेंगी। अब उसमें बार बार अगर औद्योगिक नीतियों में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमी ऑलवेज लाइवली है, जब जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार सरकार उसको एडजस्ट करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी वैसे ही होती है ना, मौद्रिक नीतियां कैसे चेंज होती रहती है, सरकार आज कोई पॉलिसी कल को दूसरी, पता चलता कुछ सालों पहले वाली पॉलिसी फिर से रिपीट कर रही है। तो जब साइकिल ही हमारी सिनोसाइडल, बिजनेस साइकिल याद है ना, सिनोसाइडल साइकिल याद ही होगी सबको, हमने बताया था आपकी जिंदगी भी ऐसी है। यस, तो बिजनेस साइकिल ऐसी है, तो आप कंट्रोल करने के लिए कैसे चलेंगे? उसी के हिसाब से। औद्योगिक नीतियों के उद्देश्य क्या होते हैं, लिख लो। हाँ, बेरोजगार, रोजगार बढ़ाना होता है।
उत्पादक में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, सृजन को प्रोत्साहन, जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश का कुशलतम उपयोग, जनसांख्यिकी लाभांश का कुशलतम उपयोग, जनसांख्यिकी लाभांश, क्या लिखी हो बेटा, सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, सांख्य अभी भी गलत है, ठीक, सांख्यिकी लाभांश का कुशलतम उपयोग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा, कुशलतम उपयोग के बाद अगला पॉइंट ना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करना, अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को बनाए रखना। कई बार तुम लोग सुनते होगे, न्यूज में आता होगा कि हमारा प्रोडक्ट यूएस में गया था, वो रिजेक्ट हो गया बिजनेस करने से, ऐसा सुना है ना? अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को बनाए रखना। तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुना करो बेटा, तुम लोग बीच में ब्रेक कर दे, लाइन का मतलब समझ लो, उसके बाद लिख लो तो वो आसानी से लिख लोगे। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्या करना है? अपने उत्पाद को बनाए रखना है। औद्योगिक नीति 1991 में क्या रिफॉर्म हुआ था? एलपीजी रिफॉर्म मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे। ई कॉमर्स के बाद फिर एमएसएमई चलेंगे। ई कॉमर्स को हम थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा है ही, क्या ज्यादा उसमें बताने को है भी नहीं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं इसको। ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होती है पता है सबको? कॉमर्स की स्पेलिंग क्या होती है? सही लिखा है? गलत तो नहीं लिखे? कॉमर्स वाले हैं ना 2-3 बच्चे यहाँ पे, एक आई है आज। तुम्हारा कॉमर्स ही है ना? अच्छा तुम्हारा भी है दोनों? अच्छा वरुण नहीं आया, सिर्फ कॉमर्स वाला, बीकॉम वाला। ई कॉमर्स क्या है? कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिटेल के सामान या और सामान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर ये है कोई, कंज्यूमर यहाँ पे जुड़ेगा, सेलर जुड़ेगा, डिलीवरी का काम कौन करेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो इंडस्ट्री होगी, इसको वेरीफाई करने का काम, इसको वेरीफाई करने का काम, इनको वेरीफाई करने का काम, ये सब इनका होगा, ठीक है। इसमें रिटेल से लेके अब तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर रिटेल हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक तरह का एग्रीगेटर ऐप होगा। जैसे अब इसमें आप सिर्फ सामान ही नहीं, जैसे सुविधा ले रहे हैं ई कॉमर्स की साइट का, उबर, ओला, ये सब भी लेते हैं ना सुविधा। क्या यहाँ कार ड्राइवर रजिस्टर है, आप यहाँ रजिस्टर हैं, आपको ये सर्विस चाहिए, आपको ये सर्विस मिल गई। गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया ना आपके पास, ऐप। और जो ये ऐप अवेलेबल हुआ उसके थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही हैं,
और अब इनको रेगुलेशन करने के लिए सरकार देखेगी, इनको रेगुलेट सरकार को करना पड़ेगा ना। सरकार की जो नीतियां होंगी उनको ये फॉलो करेंगे और ये अकाउंटेबिलिटी भी तय करेंगे। अगर आपको कोई कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये भी रिटर्निंग पॉलिसी आपकी और किसी भी चीज की पॉलिसी ये उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सरकार, आप कंज्यूमर कोर्ट इनको ले जा सकते हैं और इस सरकार के नियमों के अधीन काम करेंगे। यही हो गया ई कॉमर्स सेक्टर। अब ई कॉमर्स सेक्टर कैसे काम कर रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं, आपको पता चल गया ई कॉमर्स सेक्टर है क्या, हो गया पता। फायदे आपको भी पता है और नुकसान भी आपको पता है। फायदे आपको सिंपल सा स्टार्ट कर दो, गरीबी दूर करना, एजुकेशन बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा, नौकरी क्रिएट करेगा, ये तो लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, होता है ना। अब तो रट जाएगा ना सबको, बस साथ में फैक्ट लिखते जाइएगा, कुछ फैक्ट लिखिएगा। हाँ इतने लोग एम्प्लॉई हैं, जैसे अगर आप लिखेंगे तो ये क्या आएगी, आप लिखेंगे यहाँ इतने लाख लोग या इतने करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉई हैं, ई कॉमर्स साइटों के नाम लिखेंगे साथ में, ये नहीं क्या, इससे इस सेक्टर के लोगों को गरीबी दूर हुई, इतने लोगों की। और ये ई कॉमर्स सेक्टर के थ्रू जो डिलीवरी एजेंट जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये सभी तो ई कॉमर्स सेक्टर है। अमेजन फ्लिप, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं चलना चाहिए, सारे सेक्टर चलने चाहिए ना, सारे है ना। कोई भी चीज जो भी आप सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे टिकट खरीदते हैं, टिकट बुक करते हैं, वो भी ई कॉमर्स साइट ही तो है। तो सारी चीजें आप ई कॉमर्शियल साइट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, सरकार का भी इस पे कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आपके साथ चीटिंग ना होने पाए, कहीं पे फ्रॉड ना होने पाए, इन सब चीजों को देखेगी। साथ में अब इससे फायदे क्या होंगे आपको ये पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो डिलीवरी एजेंट होते हैं, बहुत से डीलर्स होते हैं, लोगों के सामान की पहुंच कहाँ तक हो गई, बहुत दूर बैठे आपको साउथ से कोई चीज मंगानी हो आप मंगा सकते हैं ना। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो जाएगी। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कौन सी, कोरियर सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज बढ़ जाएंगी ना, वहां जॉब क्रिएट होगी, सबको होगी ना। शहर शहर में डिलीवरी बॉय होंगे, लोग क्या करते हैं, इनके डीलरशिप लेते हैं ना सामान को डिलीवर करने के लिए, वहां पे जॉब बन गई। अब डिलीवरी बॉय जो होंगे, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के लोगों को जॉब मिल रहे हैं, डिलीवरी बॉय या क्या कहते हैं फूड डिलीवरी, ये सब गिग इकोनॉमी के तहत आता है। इसके तहत जो जॉब ज्यादातर मिल रही है वो क्या आ रही हैं, गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। देख लेना गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। शॉर्ट टर्म जॉब्स, गिग इकोनॉमी। अब सरकार ने बाद में कहा कि जो ये डिलीवरी बॉयज इनको ईएसआईसी के तहत कवर कर दो। अब ईएसआईसी, सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ईएसआईसी क्या होता है, किसको किसको आया बताओ ईएसआईसी क्वेश्चन मार्क, सबको आया। इंश्योरेंस सेक्टर खोलो, डंडा चाहिए हमें एक। अब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यस, ईएसआईसी लिखवाया था कि नहीं मैंने, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो आपको ईएसआईसी कराना मस्ट है। मतलब तुम लोग इतने यूथ हो, यंग हो, तब तुम्हारी मेमोरी का ये हाल है, हमारी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए फिर तो। कैसे लिंक करोगे तुम लोग जब तुमको याद ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, आधी चीजें याद ही नहीं, अरे सर बताए तो थे आप लेकिन याद ही नहीं आया। नाम याद दिलाओ, नहीं पढ़े हैं, हाँ सर पढ़े हैं। सर मेमोरी कम है, याद ही नहीं रहती चीजें, फालतू की चीजें जब गार्बेज भरे रहोगे तो कहां से और चीजें याद आएंगी। दिमाग की कैपेसिटी तो एक लिमिटेड है, बातें तो बहुत याद रहती हैं सबकी, अपने एक्स के नाम सबको याद होंगे, नंबर भी याद होंगे, क्रश के नंबर याद होंगे, जगह याद होगी।
क्रसेस को नहीं भूले होगे? तो भाई जो चीज याद करने की कोशिश करोगे वही याद रहेगी ना। बार बार जब चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेंगी चीजें। अब सुबह उठ के पढ़ाई का नाम ले लिया करो किसी और चीज के बारे में सोचने के बजाय। सुबह उठ के फोन आता है। फोन आता है किसका? तुम तो कह रहे हो अकेले हो। अरे फोन आता है ना, अपना फोन मुझे लगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करते देखते हो। तो चीजें अगर आप इस तरह याद नहीं रखेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पे सरकार ने कहा सबका ESIC करा दीजिए, कराना कंपलसरी हुआ। उनको क्या होगा? उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनकी बीमा, कई बार एक्सीडेंट कुछ हो तो वो कवर अप हो। ये इकोनॉमी में क्या होता है कि इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, कब जॉब से निकाल दिए जाएंगे, कब जॉब मिल जाएगी नहीं पता चलता। कई बार आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि डिलीवरी बॉय लोग लेके पहुंचा कंज्यूमर, उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया, जबकि हमारा ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी कोई जॉब किसी भी तरीके से कर रहा, सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। ह्यूमन डिग्निटी को कभी भी आपको चैलेंज नहीं करना, सबकी रिस्पेक्ट देनी है। वो अपना काम किया, आपके पास आया, आपकी ड्यूटी है कि उससे ढंग से बात करिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करिए। भाई आप भी तो नौकरी करते हैं, कहीं आपके साथ कोई मिसबिहेव करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? एज ए ह्यूमन बीइंग किसी भी पर्सन को हमें अच्छे से बात करनी, चाहे वो आप रिक्शे पे जा रहे हैं, कोई कमजोर व्यक्ति, कोई कमजोर दिख रहा है तो उससे और ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करो यार। पावरफुल के सामने तो आवाज घिघी बच जाती है ना, निकलती नहीं आवाज। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों को कहां निकलती है? कमजोरों पे। डोमेस्टिक वायलेंस भी इवन इसी से रिलेटेड, इसी स्टेटमेंट से। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों ज्यादा है? सब कमजोर किसको पाते हैं? अपने स्पाउस पार्टनर को। जब पता चल जाता है फाइनेंशियल एम्पावर नहीं है, कहीं जाएगी नहीं, जब मर्जी तब कहीं की भी फ्रस्ट्रेशन आके उसके ऊपर। लेकिन अगर उनको यह पता चल जाए कि कुछ किए तो पता चला डंडा गिरेगा, कुछ पता तो कानून इसके सपोर्ट में, अगर ये फाइनेंशियली एम्पावर है चली जाएगी यहां से, तो करेगा कोई क्या? एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर ट्रीट करेगा ना, डिग्निटी मेंटेन करेगा ना, करेगा या नहीं? इसीलिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब साथ में ई कॉमर्स में समस्याएं भी आती हैं, कई बार ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। जैसे आप सुनते हैं कोई सामान भेजा गया, कुछ सामान आ गया, अब उसके लिए ग्रीवेंसेस। कई बार और भी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना अवेलेबल होना। दूसरा, लोगों को इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है। पीएम दिशा स्कीम इसके लिए चलाई जा रही है, सब डिजिटलाइज हो सके, स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। बहुत बात करते हैं दोनों, साथ बैठते हैं तो। उसके पहले तुम भी उधर झुक के कुछ बता रही थी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। ई कॉमर्स सेक्टर की आपको समस्याएं भी लिखनी है। समस्याएं क्या हो गई? डिजिटल एजुकेशन ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना अवेलेबल होना, रेगुलेशन की कुछ समस्याएं उसको रिजॉल्व की जा रही हैं। ये सब समस्याएं आपको थोड़ी बहुत लिखनी है। और डिलीवरी बॉय की जो इस तरह के एग्जाम्पल आप डाल देंगे तो वो आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। और आप वहां लिखेंगे कि चीजें इस तरह से, गांधी जी भी कहते थे कि आप काम के प्लेस पे देखिए हायरार्की, लेकिन काम से बाहर आइए तो एज ए ह्यूमन सब ट्रीट होने चाहिए। ठीक है? ये सब चीजें एक दिन में नहीं डेवलप होंगी, हम पहले बता रहे हैं। ये सब आप डे टू डे, जब आपको इंट्रोस्पेक्शन, किसी से बिहेव करते समय आप अपने आप को 5 मिनट अपने दिन भर के बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करिए। शाम को आए 5-10 मिनट बैठिए अपने साथ, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए किसी के साथ अगर हमने मिसबिहेव किया, उसको किस वे में मैनेज किया जा सकता था, उसको पॉजिटिवली मैनेज कर सकते थे कि नहीं। अगर आप ये चीजें करना स्टार्ट करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद, आपके अपने बिहेवियर खुद ही इंप्रूव होते चले जाएंगे।
तो ये सब चीजें इम्प्रूव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की, सिविलाइज सोसाइटी की। बट सेल्फ डिफेंस भी कहीं कहीं करना होता है, ये भी जरूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह कोई कुछ भी कहते तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस भी, लेकिन सेल्फ डिफेंस कहाँ पे करना जरूरी है वो समझना होगा। हर जगह नहीं, छोटी छोटी बात पे सेल्फ डिफेंस में अपनी टाइम एनर्जी पूरा दिन भर लगा दी, इसने हमें ऐसा बोला था हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, वो हमारे रास्ते में आ गया इसलिए हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, वो हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लिए गया इसलिए हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। ये सब सेल्फ डिफेंस नहीं। सेल्फ डिफेंस जहां आपको जेन्युइन लगे, लॉन्ग टर्म कुछ है आपके साथ कोई कर रहा है, देन यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। बाकी ई कॉमर्स में ये चीजें हो गई, इसके रेगुलेशंस के लिए कई रूल आए हुए हैं, वो रूल आप लोग एक दो बार रीड आउट करिए थोड़ा। कल हम थोड़े बहुत रूल्स के बारे में डिस्कस कर देंगे। और इसके बाद हम आगे अब चलेंगे किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज, एमएसएमई सेक्टर पे। पहले एमएसएमई सेक्टर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, फिर उसके बाद नहीं, एमएसएमई के बाद चलेंगे ट्रिपल पी पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, फिर उसके बाद चलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, फिर और जल परिवहन, रोड परिवहन, ट्रांसपोर्ट और हैवी इंडस्ट्रीज की कुछ चीजें कल परसों में धीरे धीरे खत्म करेंगे। इसके बाद फिर बची रहेंगी गवर्नमेंट की स्कीमें, गवर्नमेंट की मेजर्स स्कीमें, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे करने को। क्वेश्चंस आप लोगों के ये है, जो WTO वाला क्वेश्चंस आया हुआ है वो लिख के लाएंगे इकोनॉमी की पर्पज से। WTO वाला जो क्वेश्चन आया है, WTO वाला जो क्वेश्चन आया पेपर 3 में हमारी समझ से, GS3 में ना, वो क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे कल। और परसों भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे,